स्टूडेंट्स, पहले हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन को। अब हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। स्टूडेंट्स, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। एक तो आपका डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर, उसके अलावा सरफेस एरिया रिएक्टेंट का कितना है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर से और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव की, उसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि वो रिएक्टेंट्स या वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं जो इजीली अपना आउटर इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं। जैसे कि हो गया आपके पास अल्केलाई मेटल्स और अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अगर मैं अल्केलाई मेटल्स स्टूडेंट्स और अल्कलीन अर्थ मेटल्स का आपस में कंपैरिजन करूं, स्टूडेंट्स कौन आते हैं आपके पास अल्केलाई मेटल्स में? अल्केलाई मेटल्स में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनमें आ जाते हैं आपके पास सोडियम। और स्टूडेंट्स, अगर मैं कंपेयर करूँ 2 एलिमेंट्स को, एक हो गया अल्केलाई मेटल्स विच इज सोडियम, एक हो गया अल्कलीन अर्थ मेटल दैट इज मैग्नीशियम। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सोडियम इजीली अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इफेक्टिवली लूज करने की कैपेबिलिटी रखता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल दैट इज मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट्स, इनके दरमियान यही फ़र्क है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपके पास अल्केलाई मेटल्स हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल्स, यानी कि ये ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात आप और याद रखेंगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल कम होती चली जाती है, वैसे वैसे आपके पास रिएक्शंस जो हैं वो स्लो हो जाते हैं। यानी कि जो रिएक्शंस इन्वॉल्व करते हैं अल्केलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स पे, वो जल्दी हो रहे होते हैं, उनके रेट ऑफ रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो आपके पास आयनिक रिएक्शंस हैं, जिनके अंदर आयनिक सॉलिड्स इन्वॉल्व होते हैं, वो तेज़ी से रिएक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू दैट सब्सटेंसेस जिनमें कोवलेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि आयनिक रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से हो रहे होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रिएक्शंस दैट आर कॉन्स्टिट्यूटिंग कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। वो ज़रा स्लो रिएक्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन में टाइम लगता है, जबकि जो आपके पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो ऑलरेडी डिसोसिएटेड होते हैं। तो आयनिक रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कोवलेंट रिएक्शंस। उसके बाद स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा एसिड रेन होती है उतना ही ज़्यादा मार्बल एरोड होता है। यानी कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी आपके रिएक्टेंट की, उतनी जल्दी आपका रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा होगा या उतना ज़्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि जितनी ज़्यादा अमाउंट में आपका रिएक्टेंट होता है उतनी जल्दी आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, कंबशन है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, स्टूडेंट्स कंबशन एयर में इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं होती जितना कि प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है। स्टूडेंट्स, आपने एक बात नोट की होगी प्रैक्टिकली कि आप जितना ज़्यादा पेन किलर जितनी अमाउंट में लेते हैं, एक ही जगह 2 टैबलेट लेते हैं, उतना ही ज़्यादा जल्दी आपको आराम आता है। क्यों? क्योंकि आप उतना ज़्यादा रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो मेडिसिन है वो ज़्यादा जल्दी अफेक्ट कर रही होती है। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स, आपके पास जितने भी रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होते हैं, अगर लाइट आपके पास यूवी की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उतने ही ज़्यादा जल्दी आपका रिएक्शन जो है वो कैरी आउट हो रहा होता है। जैसे रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड दैट ऑफ क्लोरीन, ये फोटोकेमिकल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट होगा तो ज़्यादा जल्दी होगा। अगर आपके पास लाइट डिफ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो उतना ही ज़्यादा ये रिएक्शन आपका स्लो हो रहा होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स वो कम होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स फिर बात करते हैं सरफेस एरिया की। जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके रिएक्टेंट का सरफेस एरिया होगा वो उतना एरिया प्रोवाइड करेगा, उतने ज़्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करेगा रिएक्टेंट्स के आपस में, और उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे कि आप अपने सामने फिगर में देख सकते हैं, फिगर में इमेज ए और बी हैं। ए आपके पास लंप फॉर्म में है, ए आपके पास लंप फॉर्म में, तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बी। बी आपके पास ज़रा पाउडर्ड फॉर्म में है तो वो ज़्यादा दूसरे रिएक्टेंट्स के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसके ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बी में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास एक एग्जाम्पल है कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लंप फॉर्म में स्लो रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू दैट अगर वो पाउडर्ड फॉर्म में हो तो वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास एक रिएक्शन है जो कि हो रहा होता है एल्यूमिनियम के दरमियान
और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान प्लस 6 NaOH, and it will result in the formation of about 2 NaAlOH whole 4। तो स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन होता है प्लस 3H2, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ये वाला रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम फॉयल की फॉर्म में जब रिएक्ट कर रहा होता है तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को और इनके रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है। लेकिन अगर यही एल्यूमिनियम आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो कोल्ड स्टेट में भी रिएक्ट कर जाएगा। जो नेक्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट्स वो है आपके पास टेम्परेचर का। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एट नॉर्मल टेम्परेचर बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड करें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज़्यादा है उनकी तादाद ज़्यादा हो चुकी होगी। जब उनकी तादाद ज़्यादा हो चुकी होगी तो ऐसे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इफेक्टिवली रिएक्ट करके प्रोडक्ट जनरेट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। और वो एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं जो कि उनको इनेबल करती है कि वो प्रोडक्ट जनरेट कर सकें फर्दर ऑन, उस एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी कि वो एनर्जी जो कि रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है उस स्पेसिफिक एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपका टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी मॉलिक्यूल्स आपकी ये एक्टिवेशन एनर्जी गेन करेंगे और उतनी ज़्यादा जल्दी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट जनरेट कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स को तब मिलती है जब हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट मिलेगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी कैसे ज़्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होंगे, और जितना अच्छा कोलाइड कर रहे होंगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे उतने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इफेक्टिव कोलिजन हम उन कोलिजन्स को कहते हैं जिनके नतीजे में आपके पास प्रोडक्ट जनरेट हो रही होती है। स्टूडेंट्स आपके सामने एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व है काइनेटिक एनर्जी का, जिसपे काइनेटिक एनर्जी आपके पास एक्स एक्सिस में है जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास वाई एक्सिस में है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास दो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के अंदर कर्व्स हैं, टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2। टेम्परेचर T1 के अंदर आपके पास कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं या उनके पास कम मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज़्यादा है या एक्टिवेशन एनर्जी उनकी ज़्यादा है। जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वो मॉलिक्यूल्स जो एक्टिवेशन एनर्जी पोजेस कर रहे थे उनकी तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट स्टूडेंट्स आप दोनों कर्व्स के अंदर वाज़ेह डिफरेंस देख सकते हैं।